बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैटसन के चैप्टर 33 की पार्ट 2 की वीडियो को। हम लोग बेसिकली एनीमिया को डिस्कस कर रहे थे कि एनीमिया के अंदर जो मसला होता है हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमारे पास आरबीसी छोटे छोटे हों यानी माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो तो वो यूजुअली आयरन की डेफिशिएंसी से होता है। उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग आयरन की सप्लीमेंटेशन दे देंगे। दूसरी तरफ अगर एनीमिया के साथ साथ आरबीसी का साइज बड़ा हो यानी कि मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो तो वो होता है फॉलिक एसिड या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग B12 या फॉलिक एसिड दे देंगे। सही होगी बात। तो स्टार्ट करते हैं। B12 को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि ये हमारे पास एक कोबाल्ट कंटेनिंग मॉलिक्यूल होता है, इसीलिए इसका नाम कोबालमीन भी होता है। सही हो गया। और फिर यूज अगर देखा जाए तो ये दोनों किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं तो भाईजान मेन तो करेक्टर है आपके पास फॉलिक एसिड, लेकिन एज अ को एंजाइम काम कर रहा होता है विटामिन B12। ये दोनों मिल के करवा रहे होते हैं मिथाइलेशन रिएक्शन। तो अगर कोई आपसे एक दफे से पूछे कि इनका फंक्शन क्या है तो वो है मिथाइलेशन। सही है। एंड दिस मिथाइलेशन रिएक्शन इज वेरी मच कंपल्सरी फॉर डीएनए सिंथेसिस। ये डीएनए सिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो दोनों की अगर इनमें से किसी एक की भी डिफिशिएंसी हुई तो डीएनए सिंथेसिस इफेक्ट होगा। अब मुझे बताओ बॉडी के अंदर डीएनए सिंथेसिस ज़्यादा कहाँ पे हो रहा होता है? नेचुरल सी बात है, डीएनए सिंथेसिस होता है जब सेल ने डिवाइड करना होता है। इसका मतलब है वो आपको पता है ना, जब एक सेल उसके अंदर डीएनए होता है, जब उससे दो सेल्स बनने होते हैं तो एस फेज के अंदर डीएनए सिंथेसिस होना होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है। सही है। तो बात बेसिकली ये है कि जो सब इसका मतलब ये हुआ जो सबसे ज़्यादा डिवाइडिंग सेल्स होंगे वो सबसे बड़े विक्टिम्स होंगे फॉलिक एसिड या B12 की डिफिशिएंसी के। तो आपकी बॉडी के अंदर आरबीसी जो हैं वो बहुत ज़्यादा रैपिडली डिवाइडिंग सेल होते हैं। आपकी बॉडी के अंदर हर लम्हे मिलियंस ऑफ आरबीसी बन रहे होते हैं। ठीक है। एवरी सेकंड मिलियंस ऑफ आरबीसी बन रहे होते हैं आपकी बॉडी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब डीएनए सिंथेसिस इफेक्ट होगा तो आरबीसी इफेक्ट होंगे। इसी वजह से फॉलिक एसिड डिफिशिएंसी और B12 डिफिशिएंसी में जो सबसे पहले बॉडी में सिम्टम आना शुरू होता है दैट इज एनीमिया। डन। उसके अलावा भी सिम्टम होते हैं। अगर उसके अलावा अहम सिम्टम का जिक्र किया जाए तो B12 की डेफिशिएंसी से एनीमिया के अलावा क्या होता है? इंपॉर्टेंट बात है, न्यूरोलॉजिक डेफिसिट्स भी होते हैं। ठीक है। ये हमारे पास बेसिकली जो डोर्सल कॉलम होता है उसका मसला होता है जिसकी वजह से प्रोप्रोसेप्शन में गेट वगैरह मसला आता है। और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी से एनीमिया के अलावा, एनीमिया तो है ही है ना, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। एनीमिया के अलावा भाईजान प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर उनके बच्चे को मसला बन जाएगा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होना शुरू हो जाएंगे। तो ये बातें आपके पास इंपॉर्टेंट थी। B12 डेफिशिएंसी और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया के अलावा और काम भी करवाती है, वो बातें हमने यहाँ पर डिस्कस कर दी। ये यहाँ पे बातें लिखी हुई थी। डन। अब आते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स की तरफ। भाईजान B12 जो है वो आपकी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज तो हो नहीं रहा, सिर्फ बैक्टीरिया B12 को बना सकते हैं। कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म खुद बैक्टीरिया को खुद B12 को सिंथेसाइज नहीं कर सकता। इसका मतलब है जो जितना भी विटामिन B12 हमारी बॉडी के अंदर है वो सारा कहीं ना कहीं डाइट से ही आ रहा है। तो होता ही है जब आप डाइट से B12 खाते हैं तो वो बड़ा B12 बड़े नखरे वाली चीज़ है। ठीक है। उसको ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? दोस्त यार भेजने पड़ते हैं। वो B12 से दोस्ती लगाते हैं और दोस्ती लगा के उसको ले आते हैं। तो B12 के दोस्त यार का नाम है इंट्रिंसिक फैक्टर। तो B12 इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ अटैच होकर एब्जॉर्ब होगा। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर कौन रिलीज करता है? स्टमक के पैरेटल सेल्स। डाउन के बाद फिर जब B12 ब्लड के अंदर चला जाता है तो वहाँ पे भी नखरे करता है कि हाय अल्लाह मैं बोर हो रहा हूँ, ये है वो है। तो वहाँ पे भी हमने इसके दोस्त यार रखे हुए हैं जिनका नाम है ट्रांसकोबालामीन। तो ट्रांसकोबालामीन से दोस्ती करके बाइंड करके तो B12 को या कोबालामीन को ब्लड के अंदर ट्रेवल करवाते रहते हैं। सही। और चूंकि हमने देखा कि यार ये तो बड़े नखरे वाला है तो कभी भी नखरा कर सकता है, तो हम बॉडी के अंदर ढेर सारा B12 स्टोर करके रखते हैं। हमारे लिवर के अंदर इतना B12 स्टोर होता है कि तकरीबन 5 साल की सप्लाई है। वो जो कहते हैं ना कि इसके पास इतना पैसा है कि अगर आज काम छोड़ दे इसकी 7 पुश्तें खा सकती हैं। ठीक है। तो इतना B12 आपकी बॉडी के अंदर होता है कि अगर आज आप डाइट में B12 लेना छोड़ भी दो तो 5 ईयर्स तक काफ़ी B12 आपको रहेगा। इसका मतलब है डाइट की कमी से B12 की डिफिशिएंसी रेयर ही होगी, इसका कोई और मसला बनेगा। सही है। तो एक तो हो गया डाइट से B12 आ गया। अब हम फार्माकोलॉजिकली B12 जो देते हैं वो किस फॉर्म में आता है? दो फॉर्म्स हैं, साइनोकोबालामीन और हाइड्रोक्सोकोबालामीन। यार ये नाम थोड़ा सा याद रख लो। होगा पता क्या आपको पूछेंगे साइनोकोबालामीन के बारे में। अब आपको B12 के बारे में सब कुछ पता होगा लेकिन आपको कि हाँ साइनोकोबालामीन पता नहीं क्या है। तो ये बस थोड़ा सा ध्यान में रखो, साइनोकोबालामीन और हाइड्रोक्सोकोबालामीन ये दोनों B12 के फार्माकोलॉजिक फॉर्म्स है बस। सही हो गया। यानी B12 की जो दवाई है वो इस फॉर्म में आती है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक्स B12 की और फॉलिक एसिड के सिमिलर हैं। तो बेसिकली वो आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो हम सारा एक ही दफ़ा पढ़ लेते हैं तो हमें बातें समझ में आ जाएंगी। सिमिलर तो नहीं है लेकिन इंटरलिंक कर रहे हैं, कह लो ऐसे है। सही। तो यहाँ पे उन्होंने आपको फार्माकोडायनामिक्स एक्सप्लेन किए हुए हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चार्ट हो जाता है, इसको देख के बंदे को घबराहट होती है। तो थोड़ी सी हम इसकी सिंपलर फॉर्म ये मैंने काटा हुआ है कि भाई इतना जो रिएक्शन है ना वो कम से कम हर एक को याद होना चाहिए। सही होगी बात। तो है क्या बेसिकली?
और यहाँ पे उन्होंने कहा है कोबालामीन है और कोबालामीन कन्वर्ट होती है मिथाइल कोबालामीन के अंदर, लेकिन अब बस ये मेरे को B12 है। सही, तो B12 वैसे अगर आपको बताया जाए तो वो कहते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक रिएक्शन करवाता है, मिथाइल मेलोनाइल को ए को सक्सिनाइल को ए के अंदर कन्वर्ट करता है B12। लेकिन ये जो रिएक्शन है इसका एनीमिया से फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है, ये बस बेकार, बस ये में रखो कि B12 दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन करवाता है, एक मिथाइल मेलोनाइल को ए को सक्सिनाइल को ए में कन्वर्ट करता है, और दूसरा जो है वो हम यहाँ पे एनीमिया में स्टडी करेंगे, वो क्या है, होमोसिस्टीन को मेथियोनिन में कन्वर्ट करता है। और एट द सेम टाइम इसी रिएक्शन की मदद से हमारे पास टेट्राहाइड्रोफोलेट की प्रोडक्शन भी होती है, और ये टेट्राहाइड्रोफोलेट हेल्प करता है डीएनए सिंथेसिस में। तो अगर फोलेट नहीं होगा तो वो टेट्राहाइड्रोफोलेट में कन्वर्ट नहीं हो सकेगा, टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं होगा, डीएनए सिंथेसिस नहीं। इसी तरह अगर B12 नहीं होगा तो फोलेट होने के बावजूद हम उसे टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बना पाएंगे और आगे काम नहीं होगा। तो बस इतनी बात याद रखना कम अज़ कम ज़रूरी है, ठीक है, दोनों के फार्माकोडायनामिक्स के बारे में ये वाली बात याद रखना, क्या B12 इज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ होमोसिस्टीन टू मेथियोनिन एंड folate to tetrahydrofolate, and this tetrahydrofolate is required for DNA synthesis। इतनी बात तो कम से कम आपको आनी चाहिए, ठीक। बाकी अब थोड़ी और डिटेल देखते हैं। ये जो मेथियोनिन है ये भी आपके पास मेथाइलेशन में यानी कि डीएनए की मेथाइलेशन में इन्वॉल्व होता है, तो ये भी किसी ना किसी तरह डीएनए को सिंथेसिस को हेल्प कर रहा होता है। उसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो कोबालामीन मिथाइल कोबालामीन में कन्वर्ट होता है, तो आपके पास टेट्राहाइड्रोफोलेट बन जाता है, और हम कहते हैं कि यार ये तो कोबालामीन कम हो गया, दोबारा कोबालामीन बनाने के लिए होमोसिस्टीन मेथियोनिन में कन्वर्ट होता है। तो बेसिकली ये बात है कि कोबालामीन और इसको हम गोल चक्कर लगवाए जाते हैं, इसकी फिरकी घुमाई रखते हैं और दोनों अपना अपना मफाद हासिल करते रहते हैं, ठीक है। ये आप ऐसी मिसाल ले लो कि एक गाड़ी है, वो ऐसे गोल चक्कर में जाती है, जब वो गाड़ी इधर स्पीड से जाएगी ना तो यहाँ वाले लोग बहुत खुश होते हैं, और जब वो गाड़ी ऐसे स्पीड में आती है ना तो यहाँ वाले लोग बहुत खुश होते हैं, ठीक। तो होता ही है जब गाड़ी यहाँ आती है तो ए वाले कहते हैं हो गाड़ी वहाँ चली गई, अब क्या करें, तो बी वाले अपनी खुशी की खातिर इसको वापस यहाँ भेज देते हैं, ठीक है। फिर ए वाले अपनी खुशी की खातिर वापस यहाँ भेज देते हैं, गाड़ी घूमती रहती है, ए भी खुश रहता है, बी भी खुश रहता है। तो बेसिकली ये कन्वर्ट होता रहेगा, इधर आके पास होमोसिस्टीन मेथियोनिन में कन्वर्ट होता रहेगा और उधर टेट्राहाइड्रोफोलेट बनता रहेगा, सही। अब हम आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं कि भाई ये टेट्राहाइड्रोफोलेट किस तरह से डीएनए सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। तो भाईजान बात बेसिकली ये है कि टेट्राहाइड्रोफोलेट आगे सेरीन की मदद से मजीद कन्वर्ट होता है इनटू N5 N10, ये पोजीशन बताई है किस पोजीशन पे आपके पास मिथाइल लग रहे हैं, ठीक है। N5 N10 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट ये बहुत काम का है। N5 N10 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है ना ये हीरो है आज का डीएनए सिंथेसिस के लिए, ये हीरो है। B12 भी कोशिश करता है, मतलब B12 भी अल्टीमेटली इसी को प्रोड्यूस करने में काम कर रहा होता है, फोलेट भी अल्टीमेटली इसी को प्रोड्यूस करने में काम कर रहा होता है, ये हीरो है, क्योंकि ये आपके पास डीऑक्सीयूरिडिन मोनोफॉस्फेट को डीऑक्सीडिन थायमिडीन माइफॉस्फेट, बस आप ये कह लो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, ये न्यूक्लियोटाइड ही है ना आपके पास थायमिडीन मोनोफॉस्फेट, तो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस में रोल प्ले करता है ये हीरो, ठीक है। और जब न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस होगा तो वो आगे डीएनए में इन्वॉल्व करेगा। डीएनए में आपको पता है जब डीएनए पढ़ रहे होते हैं तो हम क्या कहते हैं, डीएनए में क्या कुछ होता है, ये थायमिडीन होती है, गुआनिन होती है, एडेनिन होती है, साइटोसिन होती है, तो ये है थायमिडीन। अगर ये B12 और ये चीज़ें नहीं होंगी थायमिडीन ही नहीं बन पाएगा, थायमिडीन नहीं बन पाएगा तो डीएनए नहीं बन पाएगा, अल्लाह खैर से अल्लाह रेप्लिकेशन वगैरह इफेक्ट हो जाएगी आपके पास। तो ये तो बात हमें समझ में आ गई किस तरह से ये इन्वॉल्व है। लेकिन देखो फिर ये जो है ना जब ये न्यूक्लियोटाइड बना देता है तो खुद डाईहाइड्रोफोलेट बन जाता है, ठीक। और डाईहाइड्रोफोलेट से भी टेट्राहाइड्रोफोलेट बनाया जा सकता है। तो एक तो ये होगा कि ये कुछ हद तक रीयूज हो जाता है, दूसरा हम फॉलिक एसिड से डायरेक्टली भी डाईहाइड्रोफोलेट बना सकते हैं जो कि अल्टीमेटली ये हीरो बनाएगा। तो अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि यार इसका मतलब ये हुआ कि फॉलिक एसिड बहुत ज़रूरी है ना, अगर B12 ना भी हो तो हम डाईहाइड्रोफोलेट को रीयूज भी कर सकते हैं, उसके अलावा फॉलिक एसिड से डायरेक्टली भी डाईहाइड्रोफोलेट बना के टेट्राहाइड्रोफोलेट बना सकते हैं, तो B12 ना भी हो तो खैर है। यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है, ऑल्दो ये डिटेल मिनी कार्ड नहीं बताई हुई, लेकिन आपके जहन में सवाल उठ सकते हैं तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। भाई देखो होता पता क्या है, ये जो है ना ये है फॉलेट की बेकार फॉर्म, ठीक है। होता क्या है, बॉडी के अंदर एक सर्टन अमाउंट ऑफ फॉलेट या फॉलिक एसिड आ गया, अब वो आपके पास कन्वर्ट हुआ इस तरह करके हीरो बना। अब ये देखो उन्होंने बताया थोड़ा बहुत हीरो जो है वो इस बेकार फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो होगा ये मिसाल के तौर पे 80% जो हीरो है वो तो आगे न्यूक्लिक एसिड बनाने में काम आ गया, लेकिन 20% हीरो जो है वो आ गया बेकार फॉर्म में, ठीक। दोबारा ये रिसाइकिल हुआ कुछ फॉलिक एसिड की वजह से, दोबारा 100% हुआ, करते करते 20% दोबारा बेकार हो गया, 80% आगे चला गया। तो आहिस्ता आहिस्ता फॉलेट जो है वो बेकार वाली कैटेगरी में जाता जाएगा, ठीक है। बॉडी में जितना फॉलेट होगा वो यूज़ हो ही जाएगा और बेकार वाली कैटेगरी में जाता जाएगा। बेकार वाली कैटेगरी से निकालने के लिए, बेकार वाली कैटेगरी से
हीरो बनाने के लिए हमें B12 चाहिए होता है, ठीक है। बेकार वाली कैटेगरी से नहीं निकाल सकते B12 के बगैर। तो अब अगर B12 की डेफिशिएंसी है तो आहिस्ता आहिस्ता सारा फॉलिक एसिड जो है वो बेकार वाली कैटेगरी में आता रहेगा और ये साइकिल रुक जाएगा। इसको हम नाम देते हैं फॉलेट ट्रैप, ठीक है, कि सारा फॉलेट जो है वो इस फॉर्म में आता चला जा रहा है। अब जारी बात है बॉडी का जितना फॉलेट होगा वो सारा यहाँ चला गया तो क्या करें, तो जारी बात है जब आप B12 दोगे तो ये काम करना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक B12 डिफिशिएंसी के पेशेंट में चूंकि फॉलेट सारा बेकार फॉर्म में चला गया, अगर आप फॉलिक एसिड सप्लीमेंट भी दे दो तो भी कुछ देर के लिए, तो जब फॉलिक एसिड सप्लीमेंट देंगे तो जाहिर बात है हीरो दोबारा बनेगा, तो हीरो बनने की वजह से एनीमिया कुछ हद तक ट्रीट हो जाएगा। तो भाई जब B12 डिफिशिएंसी हो तो भी फॉलिक एसिड सप्लीमेंट भी कुछ ना कुछ काम कर लेता है। वेरी सिमिलरली अगर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी हो तो हम B12 देते हैं, हम कहते हैं यार देखो फॉलिक एसिड बॉडी में है तो थोड़ा ही, लेकिन प्लीज़ कोशिश करो जितना भी बेकार है वो काम कर जाए। देते नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूँ, दे भी दे तो थोड़ा बहुत काम चल जाता है। फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी में B12 भी कुछ थोड़ा बहुत काम कर देगा, लेकिन और B12 डेफिशिएंसी में फॉलिक एसिड भी थोड़ा बहुत काम कर लेगा। लेकिन एक और बात बताऊँ, अगर B12 डेफिशिएंसी है और आपने फॉलिक एसिड दे दिया, चलो B12 डेफिशिएंसी ने जो एनीमिया कॉज किया था वो तो थोड़ा बहुत ट्रीट कर लिया, लेकिन B12 डेफिशिएंसी से न्यूरोलॉजिक इफेक्ट्स भी तो आ रहे थे। तो बड़ी एहतियात की बात है, अगर B12 डेफिशिएंसी के पेशेंट को आपने फॉलिक एसिड दे दिया तो शायद एनीमिया तो कुछ देर ट्रीट हो जाए, लेकिन न्यूरोलॉजिक सिम्टम ट्रीट नहीं होंगे। तो ज़रूरी है कि आप डायग्नोसिस करें कि किसका मसला है। अगर B12 का मसला है तो B12 ही दिया जाए। ओके होगी बात। ये बात उन्होंने की हुई है कि एक्सोजेनस फॉलिक एसिड डज नॉट करेक्ट द न्यूरोलॉजिक डेफिसिट्स ऑफ B12 डेफिशिएंसी। सही बात। तो ये वाली बातें तो हमें तकरीबन समझ में आ गई, फार्माकोडायनामिक्स हो गई। क्लिनिकल यूज़ की बात की जाए, मैंने आपको बताया है दो फॉर्म में पाई जाती है, हाइड्रोक्सोकोबालामीन और सियानोकोबालामीन। यूज़ के बारे में एक बात ध्यान में रखना, जो B12 है ना, इसका सबसे ज़्यादा नखरा होता है एब्जॉर्प्शन में। तो अमूमन B12 डेफिशिएंसी होती है एब्जॉर्प्शन डिफेक्ट की वजह से। या तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, इतने दोस्त यार नहीं है, या फिर दोस्त यार तो हैं लेकिन खेलने की जगह नहीं है, या कह लो GIT की डिसेक्शन हुई है, कॉलम का वो पार्ट या सबस्मॉल इंटेस्टाइन का वो पार्ट निकला हुआ है सर्जरी के थ्रू, जिस पार्ट में B12 ने एब्जॉर्ब होना था। तो किस्सा मकसद ये है कि B12 डेफिशिएंसी आमतौर पे B12 की एब्जॉर्प्शन ख़राब होने की वजह से होती है, या कह लो मेन रीज़न ऑफ B12 डेफिशिएंसी इज़ मैल एब्जॉर्प्शन। तो अगर डाइट से हम B12 एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रहे और आप बंदे को मजीद B12 के कैप्सूल दिए जाओ, तो कैप्सूल का फायदा ही नहीं होगा क्योंकि बॉडी B12 एब्जॉर्ब ही नहीं कर पा रही। तो बेसिकली B12 में B12 सप्लीमेंटेशन ओरली हम नहीं देते, इसकी पैरेंटल फॉर्म जो होगी वो हमारे पास इफेक्टिव होगी, ठीक है। तो पैरेंटल थेरेपी करते हैं हम, बाकी इतनी इफेक्टिव नहीं है और इसकी कोई टॉक्सिसिटी खास नहीं होती। डन। आगे आगे फॉलिक एसिड के बारे में, रोल ऑफ फॉलिक एसिड काफ़ी तक बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये बातें मैं आपको बता चुका हूँ किस तरह से वो DNA के सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है और फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स कॉज करती है। फार्माकोकाइनेटिक्स की बात की जाए तो ये आपके पास इतना नखरा नहीं करती, GIT में से निस्बतन आसानी से अब्जॉर्ब हो जाती है, इसलिए हमें इतनी टेंशन भी नहीं है, हम थोड़ा ही स्टोर करते हैं। वो तो हमने 5 साल का स्टोर कर लेते हैं ना, ये बस चंद महीने का स्टोर होता है। तो B12 तो अमूमन अगर बॉडी में कम है तो उसकी वजह यही होती है कि B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा, जबकि फॉलिक एसिड बाद औक़ात डाइट में फॉलिक एसिड कम होने की वजह से भी डेफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं एब्जॉर्प्शन का मसला हो, क्योंकि ये होता है आपको पता है पालक वगैरह में, इस तरह पत्तों में होता है। तो आप तो नवाबजादे खा रहे हैं, बर्गर पिज़्ज़े, तो हो सकता है कि फॉलेट आपकी डाइट में इतना कम हो जाए कि मसला बन जाए। B12 तो अगर डाइट में कम हो भी तो भाई 2 3 4 साल तक का तो वैसे ही पड़ा है ना आपके पास, तो मसले की बात नहीं बनेगी। आगे चलते हैं। फार्माकोडायनामिक्स जो है वो हम तकरीबन डिस्कस कर चुके हैं। अब एक और मजे की बात ये है कि चूंकि ये फॉलेट डेफिशिएंसी में DNA सिंथेसिस इफेक्ट होता है, यानी कि रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स इफेक्ट होते हैं, जैसा कि RBC इफेक्ट हो रहे हैं, तो हमने सोचा वे कैंसर सेल्स भी तो रैपिडली डिवाइडिंग होते हैं, तो हम कैंसर वाले पेशेंट्स को अगर एंटी फॉलेट देंगे तो कैंसर सेल्स भी रैपिडली डिवाइड नहीं हो पाएंगे। तो ये हमने हिसाब लगाया कि कैंसर पेशेंट्स को हम लोग एंटी फॉलेट दे देते हैं, तो एनीमिया तो होगा, RBC तो थोड़े बहुत इफेक्ट होंगे, लेकिन कैंसर सेल्स भी डिवाइड नहीं हो पाएंगे। तो ये एक बड़ा मज़ेदार काम हो गया। सही होगी बात। अब उन्होंने बताया हुआ क्लिनिकल यूज़ देखा जाए तो फॉलेट डेफिशिएंसी डाइट में कमी की वजह से भी हो जाती है और मैल एब्जॉर्प्शन की वजह से भी होती है। अगर डाइट में कमी होगी तो सारी बात है आप ओरली फॉलिक एसिड दे दो, क्योंकि एब्जॉर्प्शन, अगर डाइट में कमी है तो मतलब एब्जॉर्प्शन तो ठीक है ना, मसला सारा डाइट का ही है, तो आप उसको ओरली कोई कैप्सूल वगैरह दे दो, बंदा ठीक हो जाएगा, गुड रहेगा। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट, अच्छा उसके अलावा चूंकि फॉलेट डेफिशिएंसी बेबी के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स करवा सकती है, इसलिए प्रेगनेंसी में खास तौर पे फॉलेट देना बहुत ज़रूरी है। ओके हो गया। बाकी बात हम डिस्कस पहले ही कर चुके हुए हैं। थोड़ा बहुत अगर हम MCQs को डिस्कस कर लें तो वो कह रहे हैं कि एक बंदे को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया है तो किस चीज़ की डेफिशिएंसी से होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर या एक्सट्रिंसिक।
तो एक्सट्रिंसिक तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं ना, जाहिर बात है इंट्रिंसिक फैक्टर ही होता है। और इंट्रिंसिक फैक्टर कम होगा तो कौन सी चीज़ की कमी आएगी? B12 का याद होता है ना, तो B12 की कमी आएगी। तो ये वाली बात यहाँ पे की है, B12 की कमी आएगी। और देखो भाई बात सिंपल सी है, जिस एनीमिया जिस चीज़ की कमी से हो रहा है उसी को ट्रीट करो, ठीक। तो अगर माइक्रोसिटिक एनीमिया है तो जाहिर बात है आयरन का मसला होगा, हम फेरस सल्फेट दे देंगे उसको। अगर मैक्रोसिटिक एनीमिया है तो या फॉलिक एसिड का मसला है या B12। अब उन्होंने आपको एमसीक्यू के अंदर बता दिया कि सीरम कंसंट्रेशन ऑफ B12 इज़ नॉर्मल, तो इसका मतलब फॉलिक एसिड का ही मसला होगा, ठीक। अगर इन दोनों का मसला नहीं है, ना माइक्रोसिटिक है ना मैक्रोसिटिक है, बल्कि किडनी का मसला बना हुआ है, ठीक है, तो पता वो क्या होता है? जब इंसान को रीनल फेलियर होता है ना, तो आपकी किडनी आमतौर पे एक बड़ा प्यारा सा हार्मोन बनाती है आरबीसीज को स्टिमुलेट करने के लिए। उस हार्मोन का नाम है एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। तो एरिथ्रोपोइटिन की डेफिशिएंसी की वजह से भी एनीमिया हो सकता है। तो देखो ना कितनी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। ये देखो, आपके पास एरिथ्रोपोइटिन रिलीज हुआ, ये एरिथ्रोपोइटिन जाके आपकी बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा कि आरबीसी बनाओ। अब यहाँ पे आपके पास हीमोग्लोबिन आएगी जो कि आयरन से आती है, और आरबीसी डिवाइड करेंगे जिसके लिए डीएनए सिंथेसिस रिक्वायर्ड है, और करते करते आपके पास ब्लड के अंदर आरबीसी आ जाएंगे। अगर बोन मैरो का मसला होगा तो एनीमिया, अगर किडनी का मसला हो गया, एरिथ्रोपोइटिन नहीं बन रहा तो बोन मैरो को स्टिमुलेट नहीं कर पाएंगे, एनीमिया। अगर एरिथ्रोपोइटिन तो स्टिमुलेट कर रही है, बोन मैरो भी ठीक है, लेकिन हमारे पास आयरन की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन ही कम है, तो भी एनीमिया, माइक्रोसिटिक एनीमिया। अगर हीमोग्लोबिन है लेकिन आरबीसी इतना सही से डिवाइड नहीं कर पा रहे, नंबर ऑफ आरबीसी कम बन रहे हैं, डीएनए सिंथेसिस खराब है, तो भी एनीमिया, माइक्रोसिटिक एनीमिया। ठीक होगी बात? इसमें फॉलेट और B12 दे दोगे, इसमें आयरन दे दोगे, और अगर ये वाला मसला आ गया तो भाई इसको ठीक करने के लिए हम एरिथ्रोपोइटिन देते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यही है। लो जी, हेमाटोपोटिक ग्रोथ फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो कि इसको हेल्प कर रहे होते हैं। तो FDA अप्रूवल में कुछ चीज़ें आई हैं हमारे पास कुछ सेल डेफिशिएंसीज को ठीक करने के लिए। सबसे पहले आते हैं हमारे पास एरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेटिंग एजेंट्स, वो एजेंट्स जो कि आरबीसी की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। तो पहले तो उन्होंने आपको बेसिक बात बताई हुई है कि आपकी किडनी एरिथ्रोपोइटिन बनाती है जो कि बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी बनाओ, आरबीसी की डिफरेंशिएशन वगैरह में हेल्प करता है। तो अमूमन अगर किसी बंदे को रीनल फेलियर हो, या फिर कोई बोन मैरो डिसऑर्डर हो, या कैंसर कीमोथेरेपी हो, ये वाले मसले आ रहे हो कि भाईजान एरिथ्रोपोइटिन ही नहीं है, किडनी का मसला है या बोन मैरो का मसला है, तो उसके अंदर फिर हम लोग एरिथ्रोपोइटिन का कोई ऐसा ड्रग देंगे जो एरिथ्रोपोइटिन वाला काम करे। तो वो कौन सा ड्रग है जी? वो है आपके पास इपोइटिन अल्फा, ये देना लिखा हुआ है इपोइटिन अल्फा, सही की बात। तो ये आपके पास एरिथ्रोपोइटिन वाला काम करता है, और इसकी एक लॉन्गर एक्टिंग फॉर्म है डार्बिपोइटिन अल्फा, ठीक है। डार्बिपोइटिन अल्फा एक लॉन्गर एक्टिंग ड्रग है क्योंकि ये ग्लाइकोसाइलेटेड होता है। और एक और फॉर्म भी उन्होंने इसकी लिखी हुई है मिथॉक्सी पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल इपोइटिन बीटा, ये मज़ीद लॉन्ग लास्टिंग है, जो कि कोई कह लो 1-2 दफ़ा महीने में लगानी पड़ती है और बाकी ऐसा काम करती रहती है। तो इंपॉर्टेंट बस ये है कि आपको इपोइटिन याद हो। अब अगर डार्क इपोइटिन अल्फा आ जाएगा, आपको पता होगा एरिथ्रोपोइटिन का जिक्र हो रहा है। अगर सिंपल इपोइटिन अल्फा होगा तो पता होगा एरिथ्रोपोइटिन का जिक्र हो रहा है। तो बस ये इपोइटिन जो है ना, ये ध्यान में रख लो, इपोइटिन जो है वो एरिथ्रोपोइटिन से निकला है, और ये आरबीसी की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं। ऑलराइट जी, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? भाई अगर बहुत ज़्यादा आरबीसी हो जाएंगे तो ब्लड के अंदर आरबीसी बहुत मतलब तगड़े किस्म के होने की वजह से इंसान को हाइपरटेंशन भी हो जाती है और थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है। तो इसलिए ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि जी हम कह रहे हैं वेरी गुड जी, इपोइटिन देने की वजह से बंदे का हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है तो बढ़ाई जो हीमोग्लोबिन बढ़ाई जो बंदा हेल्दी हो ही जा रहा है। नहीं भाई, ये मसले भी बन सकते हैं, इसलिए बस एक हद तक हीमोग्लोबिन बढ़ाते हैं। जब 12 तक बढ़ जाए हीमोग्लोबिन तो हम कहते हैं बस अब इपोइटिन देना छोड़ दो, ठीक है। ये ना हो कि हीमोग्लोबिन यानी लालच ना करो कि मज़ीद हीमोग्लोबिन बेहतर करने के चक्करों में साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाए। तो इसके हाइपरटेंशन और थ्रोम्बोसिस के साइड इफेक्ट की वजह से हम लोग कोशिश करते हैं कि बस इतनी हीमोग्लोबिन तक तो दें, लेकिन इससे ऊपर हीमोग्लोबिन को ना लेके जाएं, कि मतलब बिला वजह मज़ीद एरिथ्रोपोइटिन ना दें। अच्छी भली तो है 12 हीमोग्लोबिन, सही हो गया। तो यहाँ तक हमने एनीमिया को कंप्लीट कर लिया, आरबीसी को स्टिमुलेट करने वाले जो ड्रग्स थे वो भी पढ़ लिए। अब हम देखते हैं माइलॉइड ग्रोथ फैक्टर्स, यानी वो ड्रग्स जो कि आपकी, अगर पता ना यार, देखो भैया आपके पास होते हैं ब्लड के स्टेम सेल्स, ठीक है। ये स्टेम सेल्स आपके पास मुख्तलिफ लीनिएजेस में जाते हैं। एक लीनिएज वो रेटिकुलोसाइट्स करके आरबीसी बनती है, एक आपके पास वो मैक्रोफेज करके प्लेटलेट्स बनते हैं, फिर एक आपके पास ये वाले आ जाते हैं माइलॉइड सेल्स, ठीक है। वो करते करते ग्रैनुलोसाइट उसमें फर्दर, तो ये डिविजन्स होती हैं उसमें, फिर न्यूट्रोफिल्स, ईज़ोनोफिल्स, बेसोफिल्स ये वाले बनते हैं।
और मेरा ख्याल है यहीं से आपके पास ये मैक्रोफेजेस भी बनते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया। कहने का मतलब ये है कि वो वाली लीनिएज जिसमें आपके पास न्यूट्रोफिल्स वगैरह बनते हैं उसको अब हम पढ़ने लगे हैं, सही। आरबीसी वाली को डिस्कस कर लिया, न्यूट्रोफिल वाली को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो ड्रग हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट, फिलग्रास्टिम और सरग्रामोस्टिम। तो भाईजान जो फिलग्रास्टिम है वो छोटा नाम है, तो इसलिए दैट इज़ ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। सरग्रामोस्टिम लंबा नाम है, तो दैट इज़ ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ठीक, नाम से जाहिर है यार। अब अगर फिलग्रास्टिम आया ना तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर GCSF लिखा हुआ तो नाम से जाहिर है ग्रेनुलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। इसका मतलब है स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स हैं किसके, ग्रेनुलोसाइट्स के, यानी कि न्यूट्रोफिल वगैरह मेनली। तो ये न्यूट्रोफिल की प्रोडक्शन को, उसकी डिफ्रेंसिएशन को हेल्प करेंगे। यानी जिस पेशेंट के अंदर न्यूट्रोफिल्स कम है उस बंदे को आप दे दो। अच्छा, चूंकि ये जो फिलग्रामोस्टिम है ये छोटा नाम है इसलिए इसके लेसर इफेक्ट्स होते हैं, ये जो बड़ा नाम है इसके ज़्यादा तगड़े इफेक्ट्स होते हैं आपके स्टेम सेल्स के ऊपर। ओके होगी बात। अच्छा जी, अब वो बता रहे हैं कि ये एक तो जो कैंसर कीमोथेरेपी के पेशेंट्स होंगे ना, जाहिर बात है जब हम कैंसर कीमोथेरेपी करते हैं तो उसमें हम डिवाइडिंग सेल्स को रोकते हैं, उससे ब्लड सेल्स भी इफेक्ट हो जाते हैं। अब जब न्यूट्रोफिल्स इफेक्ट हो जाएंगे तो न्यूट्रोफिल्स वगैरह कम होंगे तो बंदे की इम्यूनिटी तो बढ़ गई, ठीक है। तो हम फिर न्यूट्रोफिल्स को दोबारा ज़्यादा करने के लिए ये फिलग्रामोस्टिम और सरग्रामोस्टिम बंदे को इंजेक्ट करते रहते हैं कि यार इसकी इम्यूनिटी वगैरह दोबारा बेहतर हो जाए। अब इसके बारे में एक आपके पास MCQ भी है कि एक बंदे ने सर्जरी करवाई है और अब उसको रिकरेंट इन्फेक्शन, नहीं सर्जरी करवाई है तो उसको क्या मसला बनेगा, ठीक है। तो जाहिर बात है जब आप फिलग्रामोस्टिम दोगे तो उससे उसकी इन्फेक्शन वगैरह बच जाएगा वो, क्योंकि जब आप फिलग्रामोस्टिम दोगे तो न्यूट्रोफिल्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे और न्यूट्रोफिल्स आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे। तो क्या चीज़ बेहतर होगी, सिस्टमिक इन्फेक्शंस आप प्रिवेंट कर सकोगे इसकी मदद से। एक और बात यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर किसी बंदे को मल्टीपल माइलोमा हो फिर क्या करते हैं। मल्टीपल माइलोमा में बेसिकली एक ऐसा फैक्टर आ जाता है जो कि आपके, या एक ऐसा फैक्टर कह लो ओवर एक्टिव हो जाता है जो कि सेल्स को रेगुलेट कर रहा होता है, सेल्स की प्रोडक्शन को रोक देता है, सही है। तो हम उस फैक्टर को भी इनहिबिट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लेरिक्सफर। तो मल्टीपल माइलोमा में ना सिर्फ हम ग्रेनुलोसाइट क्लोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर यानी कि फिलग्रामोस्टिम देंगे, बल्कि ये भी देंगे जो कि इस CSXR4 को इनहिबिट करके रखे। ये बात भी क्लियर हो गई। उसके अलावा ग्रेनुलोसाइट क्लोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो है इसकी टॉक्सिसिटी बहुत थोड़ी है, अलबत्ता चूँकि थोड़ा बहुत ही बोन को स्टिमुलेट कर रहा होता है इसलिए कभी कभी थोड़ी बहुत बोन पेन कॉज करता है। छोटा नाम छोटी टॉक्सिसिटी, बड़ा नाम ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट क्लोनी स्टिमुलेटिंग, इसकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है, फीवर, आर्थ्राल्जिया, स्कैपुलरी डैमेज वगैरह वगैरह। तो फिलग्रामोस्टिम छोटा नाम था, उसकी फुल फॉर्म भी छोटी है, उसकी इफेक्टिवनेस भी थोड़ी है, उसकी टॉक्सिसिटी भी छोटी है। ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट क्लोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर बड़ा नाम, सरग्रामोस्टिम भी बड़ा नाम, इसी तरह इसकी इफेक्टिवनेस भी ज़्यादा है, ये ज़्यादा स्टिमुलेट करता है हेपाटोपोएटिक स्टेम सेल्स को और इसकी टॉक्सिसिटी भी ज़्यादा है। सही होगी बात, ऑल राइट। फिलग्रामोस्टिम की एक और फॉर्म पेग फिलग्रामोस्टिम भी आती है जो कि जाहिर बात है उसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है। डन। तो यहाँ आते हैं हमारे पास न्यूट्रोफिल्स को बढ़ाने वाले यानी माइलॉइड ग्रोथ फैक्टर्स भी कंप्लीट होते हैं। अब आता है अगर किसी में प्लेटलेट्स की कमी होगी तो क्या करें। तो जाहिर बात है फिर हम मेगा कैरियोसाइट ग्रोथ फैक्टर्स देंगे। इसमें ग्रोथ फैक्टर का नाम दिया है उन्होंने ओप्रिलवेकिन। सही होगी बात। आई एम वेरी सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस, इस वक्त रात के 3:30 बज रहे हैं यार, बातें नहीं जेब में रहती। अच्छा जी, ये इंटरल्यूकिन 11 भी होता है। अब होता बेसिकली क्या है कि ये अगर इंसान के अंदर प्लेटलेट्स की कमी है तो इसको हम देंगे, ये प्लेटलेट्स को बढ़ाने में रोल प्ले करेगा। ये बात तो क्लियर हो गई भाई, बड़ी सिंपल सी बात है। अगर एक बंदे कैंसर कीमोथेरेपी ली है और उसमें प्लेटलेट्स की कमी हो गई है तो याद रखो कि आइंदा जब भी इसको कीमोथेरेपी देनी है तो हमने साथ साथ ये वाली चीज़ें भी देनी है, इंटरल्यूकिन 11 भी देना है ताकि इसके प्लेटलेट्स की कमी को प्रिवेंट किया जा सके, कोई ब्लीडिंग वगैरह के मसलों को प्रिवेंट किया जा सके। डन। टॉक्सिसिटी की बात की जाए तो इसकी टॉक्सिसिटी फटीग, हेडेक, डिजीनेस, फ्लूइड रिटेंशन वगैरह होती है। अच्छा यार, एक बात मुझे याद आई है, इस पैराग्राफ के अंदर ना कहीं पे उन्होंने एक बात लिखी हुई थी कि जब हम ट्रांसप्लांट करते हैं ये टाइम टू इनग्राफ्टमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ न्यूट्रोपिनिया डिक्रीज हो जाता है। इनग्राफ्टमेंट पता है क्या होता है कि हमने जब ट्रांसप्लांट कर दिया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट या इस तरह से ट्रांसप्लांट कर दिया, तो उस ट्रांसप्लांट के बाद बंदे के अपने सेल्स बनने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, एक्टिव होने में कितना टाइम लगेगा। तो जाहिर बात है अगर हम स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स देंगे तो वो टाइम कम हो जाएगा और इसी तरह इन्फेक्शंस को, जो बंदा प्रोन था या सेल्स ना होने की वजह से इन्फेक्शंस के सामने बड़ा बेबस था, वो वाला टाइम भी कम हो जाएगा, बेबसी का टाइम कम हो जाएगा। डन।
वापस आते हैं यहाँ पे, हमने ये तो इंटरल्यूकिन 11 को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास रोमिप्लास्टिन। रोमिप्लास्टिन सिंपली एक थ्रोम्बोपोएटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है। जिस तरह जिस तरह आरबीसी को बढ़ाने के लिए किडनी से इरिथ्रोपोएटिन था, उसी तरह से मेगाकेरोसाइट्स को बढ़ाने के लिए या कह लो थ्रोम्बोसाइट्स को बढ़ाने के लिए थ्रोम्बोपोएटिन होता है। तो थ्रोम्बोपोएटिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है आपके पास रोमिप्लास्टिन। ये हम लोग सबकुटेनियसली देते हैं पेशेंट्स को जिनके अंदर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो। जारी वजह थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा तो ही उनको हम स्टिमुलेट करेंगे ना, सही की बात। और ये रोमिप्लास्टिन तब यूज़ करते हैं अगर इंटरल्यूकिन 11 से काम ना चल रहा हो, और अगर रोमिप्लास्टिन से भी काम ना चले तो फिर हम देते हैं एल्ट्रेम्बुपैक, जो कि ओरल एगोनिस्ट है। ये भी इरिथ्रोपोएटिन एगोनिस्ट ही, लेकिन फ़र्क ये है रोमिप्लास्टिन सबकुटेनियसली देते हैं, एल्ट्रेम्बुपैक ओरली देते हैं। एल्ट्रेम्बुपैक की कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, इसी वजह से चंद जो तजर्बाकार डॉक्टर्स हैं वही ये वाला ड्रग दे सकते हैं, और हम एल्ट्रेम्बुपैक यूज़ भी तब करते हैं जब बाकी सारे फेल हो जाएं। सही, तो बस ये नाम थोड़े भाई याद रख लेना। एल्ट्रेम्बुपैक जो है वो क्या है, प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए है, इंटरल्यूकिन 11 प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए है, फिलग्रामोसम सरग्रामोसम जो है वो न्यूट्रोफिल्स को बढ़ाने के लिए है, इपोएटिन वगैरह जो होता है वो आरबीसी बढ़ाने के लिए है। बस ये थोड़ी बहुत बातें याद रख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।